हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लिया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन की आवर्त सारणी में स्थिति क्या होती है, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं और कार्बन के जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या हैं, और कार्बन की कुछ खास विशेषताएं जैसे कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है जिसके कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। जब यौगिकों की संख्या ज्यादा होती है तो इन यौगिकों को अध्ययन की सुविधा के लिए एक सेपरेट ब्रांच में सिचुएट किया गया है और एक सेपरेट ब्रांच के रूप में ही हम इसका अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। लेकिन मूलतः अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन के लिए सही परिभाषा क्या होगी, तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज the study of hydrocarbon and their डेरिवेटिव। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बनों और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कोई भी कार्बोनेट रेडिकल का कंपाउंड है, या कोई भी बाइकार्बोनेट रेडिकल का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इस कैटेगरी के यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति कैसे होती है या प्रारंभ में इनकी उत्पत्ति के संबंध में विचारधारा क्या थी। तो प्रारंभ में एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति के संबंध में जैव शक्ति सिद्धांत या इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी, तो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत दिया। इस जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता था कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति केवल जीवधारियों से संभव है, केवल जीवधारियों से ही कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं। इन्हें किसी भी कृत्रिम विधि द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता या इन्हें कृत्रिम विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ समय के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, वाइटल फोर्स थ्योरी को समाप्त कर दिया गया और बर्जीलियस के ही एक शिष्य थे होलर नाम के,
होलर ये होलर नाम के साइंटिस्ट थे जो कि बर्जीलियस के शिष्य थे। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को समाप्त कर दिया और इन्होंने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति के संबंध में जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो बर्जीलियस के शिष्य होलर ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया और प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके इन्होंने प्राप्त किया। तो अमोनियम साइनेट NH4CNO जो कि अमोनियम साइनेट है और इसको इन्होंने गर्म किया और NH2CONH2। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया और ये जो है ये कंपाउंड यूरिया है और ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। तो अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक है, यूरिया कार्बनिक यौगिक है और इस विधि के द्वारा सबसे पहले होलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया को बनाया था। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है और यूरिया के बाद ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहा और इसके बाद भी और कई यौगिक बनाए गए। तो यहां पर यूरिया के बाद अगर हम बात करें तो एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका फार्मूला होता है। कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल का संश्लेषण उसके घटक तत्वों से किया। घटक तत्वों से मतलब हमारा यह है कि यहां पर कार्बन है और दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है और एक एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है। तो कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। तो यह भी कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय इट्स ओन एलिमेंट। तो कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण उसके घटक तत्वों से किया। तो एसिटिक अम्ल के बाद बर्थोले नामक वैज्ञानिक ने बर्थोले नाम के वैज्ञानिक ने मीथेन का संश्लेषण किया। तो यहां पर ये सारी चीजें हम रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि इनसे कोई ना कोई प्रश्न परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया के बाद एसिटिक अम्ल का निर्माण उसके घटक तत्वों द्वारा कोल्बे नाम के वैज्ञानिक ने किया और बर्थोले नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मीथेन का संश्लेषण किया। तो इस तरह से यह सिलसिला स्टार्ट हो गया कार्बनिक यौगिकों के बनने का। लेकिन जो पहले की विचारधारा थी, जो बर्जीलियस का सिद्धांत था, वो केवल यह कहता था कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति जीवधारियों से ही संभव है या केवल जीवधारियों से ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें किसी भी कृत्रिम विधि द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण। तो सबसे पहली बात यह आती है कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो वर्गीकरण का मतलब होता है
कोई भी विषय हो अथवा वस्तु हो, कोई प्राणी हो, अगर उसको हम विभिन्न समानताओं और असमानताओं के आधार पर, या ये कहें कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर जब हम विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करते हैं तो ये प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण की आवश्यकता ये होती है कि वर्गीकरण से उस पर्टिकुलर स्पीसीज जिसका वर्गीकरण किया जा रहा है उसको हमें पहचानना, उसके गुणों का अध्ययन करना और उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टी है उनका अध्ययन करना हमारे लिए काफी सरल और सुविधाजनक हो जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों की अगर वर्गीकरण की बात करें तो हम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखिए इनका वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले एक जो होते हैं ओपन चेन और दूसरे होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं सबसे पहले उनके दो वर्ग हम कर लेते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले यानी कि ओपन चेन और दूसरे होते हैं क्लोज चेन जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। ओपन चेन का मतलब ये होता है कि जब किसी कार्बन श्रृंखला का पहला सिरा अंतिम सिरे के साथ अगर नहीं मिलता है तो श्रृंखला ओपन मानी जाती है, और क्लोज चेन तब होती है जब पहला सिरा यानी पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ मिल जाता है। ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं ये मेनली 3 वर्गों में पुनः क्लासिफाई किए गए हैं, और इनमें सबसे पहले तो एक वर्ग इसका होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्योंकि मैं ये आपको पहले बता चुका हूं कि सभी कार्बनिक यौगिक या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। तो ओपन चेन की कैटेगरी में 2 वर्ग आ जाते हैं, एक संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ परस्पर सिंगल बॉन्ड बनाकर जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं या संतृप्त कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध बनाकर जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त जो होते हैं अनसैचुरेटेड तो अनसैचुरेटेड वे होते हैं जिनमें 2 कैटेगरी देखी जाती हैं। इनमें एक तो कहलाते हैं एल्कीन और दूसरी कहलाते हैं एल्काइन। अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी है, असंतृप्त में 2 कैटेगरी होती है, एक एल्कीन होती है और दूसरी एल्काइन होती है। एल्कीन जो होती है, एल्कीन में कार्बन श्रृंखला जो होती है उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन श्रृंखला में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर श्रृंखला के बीच में
कहीं पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है तो वो एल्कीन श्रृंखला है, और अगर कहीं पर दो कार्बन के बीच में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो एल्काइन श्रृंखला है। एल्केन में सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला के अंदर मौजूद होता है, एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला के अंदर मौजूद होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पैराफिनिया एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि हमने बात ओपन चेन की करी थी, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, संतृप्त और असंतृप्त दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन जो हैं, अगर वो इस तरीके की अगर कोई चेन बना रहे हैं, या इस तरीके की, अब ये नॉर्मल चेन हो गई, सीधी चेन हो गई, अगर मान लीजिए कोई ब्रांच्ड चेन बना रहे हैं, कोई शाखित चेन बना रहे हैं, तो ये सारी जो है ओपन टाइप की चेन बोली जाती हैं, या ओपन चेन कंपाउंड इस तरह के बोले जाते हैं। दूसरे जो होते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन जो है, इनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन ये दो तरह के होते हैं। एक तो इसमें वर्ग आता है होमोसाइक्लिक, और दूसरा आता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि वे बंद श्रृंखला यौगिक, जिनकी बंद श्रृंखला केवल कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो उन्हें होमोसाइक्लिक कहा जाता है। और हेट्रोसाइक्लिक वे होते हैं जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य विषम प्रकार के परमाणु या अन्य भिन्न प्रकार के परमाणु, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि मौजूद होते हैं। तो जब ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि मौजूद होते हैं तो इसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और इसमें हम एग्जाम्पल एक एक करके पुनः देख लेते हैं। तो यहां पर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं, और हेट्रोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए कंपाउंड है और इसमें बाकी सारे कार्बन पर कार्बन मौजूद है, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन मौजूद है। और इसी कैटेगरी में अगर हम एक अन्य विषम परमाणु देख लेते हैं, तो यहां पर ये नाइट्रोजन है, और तो ये कंपाउंड जो है, इस तरह के जो कंपाउंड है जिनमें विषम परमाणु मौजूद हैं, भिन्न प्रकार के परमाणु मौजूद हैं, कार्बन से अलग है, तो इनके लिए हम विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक के बाद फिर हम बात कर लेते हैं आगे कि समचक्रीय या होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं। तो देखिए, समचक्रीय जो है वो पुनः दो वर्गों में बांटे गए हैं। समचक्रीय पुनः दो वर्गों में बांटे गए हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम समचक्रीय और या होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जो है दो वर्गों में बांटे गए, एक तो होते हैं एरोमेटिक और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, और ये जो हो जाता है होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जो है दो वर्गों में बटा हुआ है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक यौगिक कुछ खास गुणों वाले होते हैं। पहली बात तो मैं यहां पर आपको बता दूं
कि एरोमा शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है गंध युक्त पदार्थ। तो जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऑर्डर जरूर होती है, विशेष प्रकार की गंध इसके अंदर मौजूद होती है। और इसकी संरचना में नॉर्मली 5 या 6 कार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। और इसका जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन है। और इसमें खास बात यह होती है कि इनकी जो बंध संरचना होती है, एक जो रिंग होती है उस रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिस्टम पाया जाता है। यानी एक बॉन्ड यहां डबल होता है तो दूसरा सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल है, फिर डबल और इसके बाद फिर सिंगल है। ये एरोमेटिक यौगिकों की एक विशेषता होती है कि इनकी संरचना में एक के अंतर से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिस्टम पाया जाता है। जबकि जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। और दूसरी बात इनमें होती है कि इनके अंदर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिस्टम नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 3 कार्बन परमाणुओं की एक बंध श्रृंखला है, यहाँ 3 कार्बन है। और इस टाइप की श्रृंखला को अगर हम ले लें तो ये 4 कार्बन परमाणुओं की एक बंध श्रृंखला है। या फिर इसको हम ले लें तो ये 6 कार्बन परमाणुओं की एक बंध श्रृंखला है। और ये सभी कंपाउंड जो है एलिसाइक्लिक बोले जाते हैं। जैसे इसका नाम जो है एरोमेटिक है, इसका नाम बेंजीन है। इसका नाम बेंजीन है, लेकिन इसका नाम ये 3 कार्बन की बनी हुई है तो इसका नाम जो है साइक्लोप्रोपेन है, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है। और ये साइक्लोहेक्सेन है चूंकि ये 6 कार्बन परमाणुओं की बनी होती है। एलिसाइक्लिक यौगिकों का जब हम नामकरण करते हैं या उनका नाम लिखते हैं तो नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले उनके नाम से जो पहले हम वर्ड यूज करते हैं तो वर्ड होता है ये साइक्लो। तो इनका नाम लिखने से पहले यानी कार्बन परमाणुओं की गिनती लिखने से पहले हमें यहां पर साइक्लो वर्ड का यूज करना होता है। साइक्लो लिखकर ही हम उनका नाम लिखते हैं। और वर्गीकरण के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, आपको कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि आपका प्रत्येक लाइक, प्रत्येक शेयर, प्रत्येक सब्सक्राइब हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है। तो देख लेते हैं आगे। फिर यहां पर कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों में 2 भाग होते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों की रचना 2 भागों से मिलकर होती है। देखिए, या तो कोई कार्बनिक यौगिक मूल रूप से हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यदि या तो कोई जो कार्बनिक यौगिक है या तो वो मूल रूप से हाइड्रोकार्बन हो, और अगर वो मूल रूप से हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, हाइड्रोकार्बन का अगर वह कोई व्युत्पन्न होता है तो व्युत्पन्न की रचना 2 भागों से मिलकर होती है। इसमें पहला भाग होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसकी रचना जो है वो 2 भागों से मिलकर होती है। इसमें पहली होती है कि पहला पार्ट है वो है कार्बन, कार्बन चेन, और इसी को हम कह लेते हैं एल्किल।
एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप जो होता है इसको हम कॉमनली R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरा इसका पार्ट होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ क्रियात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिकों के दो भाग होते हैं, एक कार्बन चेन होता है जिसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं, और एल्किल ग्रुप जो होता है कॉमनली उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। तो हम देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है या क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्रियात्मक समूह को हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। देखिए, क्रियात्मक समूह की अगर हम परिभाषा करें तो वे परमाणु या परमाणु समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे परमाणु या परमाणु समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं या रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, वह क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और इसमें हम बहुत सारे आपको क्रियात्मक समूह बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए OH क्रियात्मक समूह है, CHO है, NH2 है, COOH है। तो जैसे ये जो ग्रुप है, अगर ये जुड़ा होगा तो एल्कोहल है, एल्कोहल, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के बाद ये एमीन है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर हमने इतने सारे जो ग्रुप लिखे हैं, अगर किसी एल्किल समूह के साथ OH जुड़ा हुआ है तब वह एल्कोहल है, अगर CHO जुड़ा हुआ है तो यौगिक एल्डिहाइड है, और अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो वह एमीन है, और अगर COOH जुड़ा हुआ है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्किल चेन की अगर या कार्बन चेन की हम बात कर लें या एल्किल समूह की बात कर लें, मान लीजिए कि इन सभी के साथ हम एक एल्किल समूह हमारे पास है, R एल्किल समूह है, और ये CH3 है। R जो एल्किल समूह है वो CH3 है, तो हम CH3 के साथ OH जोड़ लेते हैं, CH3 के साथ यहाँ CHO जोड़ते हैं, इसमें CH3 के साथ हम NH2 जोड़ते हैं, और यहाँ CH3 के साथ हम COOH जोड़ते हैं। हमारे पास जितने भी ये चार यौगिक लिखे हुए हैं, इन सभी यौगिकों में जो एल्किल ग्रुप है यानी जो R है वो सभी का सेम है, लेकिन जितने भी क्रियात्मक समूह यहां लगे हुए हैं वो सभी एल्किल समूह के साथ में, यानी उसी एल्किल समूह के साथ में भिन्न भिन्न जब क्रियात्मक समूह हम जोड़ते हैं तो उस यौगिक का नाम भी बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। ठीक, सारी चीजें जब बदल जाती हैं तो हम उन गुणों के लिए या उन रासायनिक गुणों के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि बाकी तो सब सेम है, एल्किल ग्रुप सभी का सेम है, कार्बन चेन सबकी सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहां पर केवल क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह ही एक ऐसा परमाणुओं का समूह होता है
जो कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे यहां पर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम मेथिल एमीन हो जाएगा, और इसका नाम एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो केवल क्रियात्मक समूह चेंज होने से कार्बनिक यौगिकों के गुण बदल जाते हैं, उनका नाम बदल जाता है, उनकी संरचना बदल जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक समूह वे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आप लोगों को ये आज का क्लास हमारा, ये लेक्चर हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।